नहीं? चलो फिर, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन, हेडिंग लगा दो। है इतना मोटा कब हुआ ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कुछ तो दिक्कत। क्या बेटा? हम ये करेंगे, देखो इसको ऐसे करके हम क्लोज कर देंगे। सेव फाइल सेव करना है तुम लोग को, ये सब नो कर देता हूँ, फिर मैं वापस से रिस्टार्ट करूंगा मैं। अब देखो, ये पूरे फिजिक्स का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, लॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें आपको बहुत सारी चीजें फील होंगी लाइफ में। अब देखो पतला हो गया ना काफी। अरे मैं तो यूज कर ही रहा हूं इस बोर्ड को बहुत दिनों से। लॉज ऑफ मोशन है ना, मोशन का लॉज, लॉज ऑफ मोशन। मोशन जो है, मोशन हो रहा है जैसे, वैसे तो आप वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे आपको काइनेमेटिक्स। मोशन पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? मोशन। आप लोग 9th क्लास में आई थिंक एक फॉर्मूला पढ़ते होगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो सब सारा चीज आपको पढ़ाएंगे सर वहाँ पे, है ना, कि मोशन हो रहा है, डिस्टेंस निकालो, स्पीड निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, टाइम निकालो, ठीक है, तो वो सब पढ़ना होगा वहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोशन हो क्यों रहा है, किन वजहों से हो रहा है ना, क्या वजह है मोशन होने का। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक बात है, इन वजहों को हम लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं। अब लॉज ऑफ मोशन में हमारे जो साइंटिस्ट साहब हैं जिनका नाम क्या है? न्यूटन। इन लोगों ने, इन्होंने 3 लॉ दिए। कितने लॉ दिए? 3। बोला कि ये 3 लॉ को हम बोलेंगे लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब एक एक करके पहले तीनों लॉ समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, आज का काम यही है कि तीनों लॉ हम समझते हैं, फिर डिफरेंट टाइप के हम फोर्सेस समझेंगे। तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इनर्शिया मतलब रेस्ट में है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तुरंत लिखना शुरू कर देते हो तुम लोग। पेन रखो, रोज एक ही चीज बोलना होता है, रखो ना पेन। इतना क्या, कहाँ जल्दी में, कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, बाद में लिखना। हाँ पहले समझो, ठीक है। ठीक, क्या नाम है तुम्हारे बेटा? श्रेयांश, बहुत बढ़िया। लॉज ऑफ इनर्शिया। तो लॉज ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब होता है, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है। और मोशन, कौन सा मोशन? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन में है। अब इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा, है ना, कैसे। ठीक है, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, रेस्ट और moving with uniform velocity, moving with uniform velocity, and it remains in the same state unless any external force is applied on it, unless any external force is applied on it. लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट तो हम सब समझते हैं कि रेस्ट क्या होता है, ठीक है। अभी आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेलोसिटी एक वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर, ठीक है। वेक्टर मतलब उसमें डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। अगर कोई इधर जा रहा है 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है
और वो उधर ही जाता रहे, डायरेक्शन भी चेंज नहीं करे और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करे, तो उधर ही जाते रहेगा जब तक कोई उस पर क्या नहीं लग जाए, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए। समझ में आई बात? उसका स्टेट कब चेंज होगा? जब क्या लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, अदरवाइज उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट मतलब किस स्टेट की बात कर रहे हैं? मोशन की बात कर रहे हैं। उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कोई क्या नहीं लगे, एक्सटर्नल फोर्स। इंटरनल फोर्स से कुछ नहीं होगा तुम्हारे। कैसा फोर्स चाहिए? एक्सटर्नल। फॉर एग्जांपल मान लो बाइक से जा रहे हो, है ना, अचानक से बाइक का क्लच वगैरह पकड़ के इंजन ऑफ कर दो, चलते जाएगा, धीरे धीरे जाके रुकेगा आगे तक, है ना, ब्रेक नहीं लगाया तुमने, ठीक है, धीरे धीरे जाके रुकेगा, बहुत दूर जाके रुकेगा। समझ में आई बात? तो बहुत दूर जाके रुका। अब आप बोलोगे कि सर एक्सटर्नल फोर्स है वहां, है ना, एक तो आप जा रहे हो इधर से एयर बोल रहा है, आप मत आओ, थोड़ा सा एयर तुमको रोक रहा है। कौन रोक रहा है? एयर। एयर का रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस। फर्स्ट। सेकंड, फ्रिक्शन है। कौन है? फ्रिक्शन। सरफेस पे क्या है? फ्रिक्शन। अगर वही तुम हिमालय पे चले जाते और वहां पे बाइक चला रहे होते और आपने ऐसे कर दिया होता, ठीक है, प्लेन सरफेस, हिमालय में प्लेन सरफेस, आइस है पूरा, अब तो रुकते ही नहीं, चाह के भी नहीं रुक पाओगे। समझ में आई बात? नीचे नहीं गिरने की बात बोल रहा हूं ना, प्लेन सरफेस की बात बोल रहा हूं। फील आ रहा है ना, हिमालय पहुंच गए ना, ऐसे अब स्केटिंग कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, रुक जाओ, उसके लिए तुमको ऐसे लकड़ी लगाना पड़ता है कि ऐसे करके तुमको एक्सटर्नल फोर्स लेना होता है। क्या लेना होता है? एक्सटर्नल फोर्स। खुद से कुछ जोर लगाओगे कुछ फायदा नहीं होगा। तो तुम्हारा मोशन का जो स्टेट है ना, मोशन में क्या हो सकता है? मोशन नहीं हो सकता है। मोशन में क्या हो सकता है? मोशन हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हो सकता है, उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोलेंगे। मोशन हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। समझ में आई बात? है ना। अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट नहीं है, चाहे डायरेक्शन बदल रहा है, चाहे मैग्नीट्यूड बदल रहा है, 5, 10, 15, 12, 20, तो इसका मतलब कोई ना कोई क्या लग रहा है? एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, लगेगा ही लगेगा। अब इसको तुम बोर्ड पे मत समझो, इसको तुम ग्राउंड में समझो। अपने आसपास तुम जितनी चीजें आज तक देखते हो उससे रिलेट करो। समझ में आई बात? है ना। और उससे पूछो। अभी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फर्स्ट लॉ यही है, फर्स्ट लॉ समझ में आ रहा है। अब तीनों लॉ जब समझेंगे तो तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन से हमें सारा मोशन समझ में आ जाएगा कि मोशन एक्चुअली वाकई हो कैसे रहा है, कौन करवा रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं तो फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोल देते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? जो सेकेंड लॉ होता है उसको हम बोलते हैं, है ना, इफ, ऐसे लिख देते हैं, रिजल्टेंट ऑफ all the external forces on a body is equal to the time rate of, या रेट भी बोल सकते हैं, टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। देखो, मैं पढ़ाना कैसे शुरू किया, मेरे कॉलेज में एक इंस्टीट्यूट आया था, है ना, ठीक है, कि हमें अच्छे नौजवान लोग चाहिए एनर्जेटिक पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो मैं वहाँ पे स्लम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता था ऐसे, है ना, एनजीओ हमारा था कॉलेज का, तो ऐसे अच्छा लगता था। फिर वो लोग आए, समझ में आई बात, है ना, अच्छा पैकेज ऑफर कर रहे थे, समझ रहे हो, ठीक है, मतलब फ्यूचर में आफ्टर 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो 1 ईयर तक का पूरा उन लोगों ने स्लैब बना रखा था। फर्स्ट 3 मंथ्स इतना, 3 से 6 मंथ्स इतना, 6 से 12 मंथ इतना। और एक बहुत बड़ी कंपनी थी मल्टीनेशनल, जिसमें सारे लोग बैठते थे कंपनी में, है ना, उसका वो 3 साल का पैकेज था जो इसका 1 साल का था। ठीक है, तो हमने बोला बढ़िया है,
बैठ के देखते हैं। अब बैठ गए, एग्जाम दे दिया, है ना, आउट ऑफ 150 129 मार्क्स है, जबकि 4 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, थोड़ा बहुत अलग अलग चीजें बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाने की आदत थी। फिर उन्होंने पूछ लिया, अच्छा बताओ सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बहुत लोग गलती करते हैं। समझ में आई बात? तो मुझे हाईएस्ट सैलरी ऑफर कर दी उन्होंने। अब मैं तो सोचा था कि मैं तो ऐसे ही बैठ रहा हूं अब उन्होंने हाईएस्ट सैलरी ऑफर कर दी। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं करूं कि नहीं करूं। है 6 फिगर तब नहीं, तब 5 फिगर ही था। ठीक है, हाईएस्ट मतलब जो कुछ इनिशियली मिलता है इंस्टीट्यूट में, है ना, आफ्टर 6 मंथ 6 फिगर। ठीक है, ऐसा कुछ था। खैर हम लोग यहां पे आते हैं। तो पहला लॉ तो आप समझ चुके हो, दूसरे लॉ पे बात करते हैं। रिजल्टेंट मतलब जब आप वेक्टर पढ़ते हो, 2 वेक्टर ऐड करते हो, वो क्या है? रिजल्टेंट। 2 वेक्टर के अलावा 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर ऐड करोगे, उसको क्या बोलोगे? रिजल्टेंट। 3 वेक्टर है, उसको ऐड करना है, एक को सब्ट्रैक्ट करना है, सबको कॉम्बिनेशन मिला के क्या बोलोगे? रिजल्टेंट। तो जितना फोर्स, फोर्स क्या है? एक वेक्टर है, जितने फोर्स लग रहे हैं सबको रिजल्टेंट निकाल लो। वो जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में लिखेंगे, है ना, आप लोग कॉपी में नीचे लिखना, मैं यहां लिख देता हूं। जो भी फोर्स लग रहा है ना, फोर्स क्या, अभी रुक जाओ एक सेकेंड, बस अब लिखना ही, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हो गया, वो सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? रिजल्टेंट। वो इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। P मतलब क्या हो गया बेटा? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम का अगर हम लोग फॉर्मूला बोले, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। मास क्या है? स्केलर है। तो मोमेंटम क्या होगा? एक वेक्टर होगा। तो इधर वेक्टर का डिफरेंशिएशन, टाइम डिफरेंशिएशन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। टाइम के साथ साथ मोमेंटम कैसे बदल रहा है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना हम लोगों ने। समझ में आ रही बात? याद आ रहा है डिफरेंशिएशन? तो हमारा नेट एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट इज इक्वल टू डीपी बाई डी। अब इसमें बहुत हम एक्सप्लेन करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक बात है। तो और चीजें इसमें खुलती जाएंगी। फिलहाल ये दोनों चीज समझ में आया, अब ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तो 2015 में जब मैं पढ़ा रहा था, सारे ग्रुप्स बने हुए थे। आफ्टर 15 एंड सारे बैचेस के नोट्स मंगाए गए, बिना ये देखे कि कौन फैकल्टी पढ़ा रहा है। नोट्स को रैंडमली पिक किया गया, कौन सबसे बेस्ट नोट्स है, फिर उस पर एलन का मॉड्यूल बनाया गया। मतलब एलन के मॉड्यूल तुम्हारे टीचर के नोट्स पे बनाया गया। फिर बाद में चेंज हुआ वो नहीं पता मुझे, अगर चेंज हुआ हो, बट 2016, 17, 18, 19 तक जो मॉड्यूल यूज कर रहे थे 11th क्लास का, दैट वाज बेस्ड ऑन माय नोट्स। हाँ जी, लिख लो।
हुआ? हुआ? अब देखो, ठीक है, मान लो यहां पे हमने क्या बात किया, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब अगर मोमेंटम बॉडी का चेंज हो रहा है तो मोमेंटम किस हिसाब से चेंज होगा, जिस हिसाब से फोर्स का रिजल्टेंट बनेगा। समझ में आई बात? अब देखो, जैसे अभी मैं हूं, मुझे देखो, ठीक है, अभी मेरा मोमेंटम कितना हो गया? 0। क्यों? मेरा मास 0 हो गया क्या? नहीं। क्या 0 हो गया? वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है, मोमेंटम 0। अभी मोमेंटम कितना हो गया? 0 ही है। तो रेट ऑफ चेंज कितना हो गया? 0। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है? एक्सटर्नल रिजल्टेंट फोर्स 0। इसका मतलब मेरे ऊपर कोई फोर्स, इसका मतलब मेरे पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कॉन्टेक्स्ट मिस हो गया तुम्हारा। फिर से सुनो, मेरा मोमेंटम का चेंज कितना है? 0। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है? 0। मतलब मेरे पे कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो। तो फिर 0 कैसे है मोमेंटम चेंज? ये ऐसे सोचोगे तो होगा, अदरवाइज फिजिक्स थोड़ी होता है। थोड़ी ना हम क्वेश्चन करते रहे, ये सोच लिए खत्म है, पूरा फिजिक्स न्यूटन्स लॉ में खत्म हो जाएगा तुम्हारा। हाँ हाँ, तो हम बोल रहे हैं कि फोर्स का रिजल्टेंट 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? रिजल्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स लग सकता है, बट रिजल्टेंट क्या आएगा? 0, है ना। अगर ये नीचे से चेयर छिन जाए, फट से गिरूंगा मैं, मतलब ये चेयर मुझे नीचे गिरने से बचा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ होल्ड करके रख रहा है। तो चेयर मेरे पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? ऊपर की तरफ फोर्स। और चेयर अगर हट जाए तो फट से नीचे गिरूंगा, तो नीचे कौन बुला रहा है? ग्रेविटी, अर्थ बुला रहा है कि तू नीचे आ जा भाई। समझ में आई बात? तो अर्थ मुझ पे नीचे फोर्स लगा रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, चेयर मुझ पे ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा है। दोनों फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ में आई बात? तुम भी बैठे हुए हो, है ना? ठीक बात है। अगर वो हट जाए, अचानक से गिरोगे कि नहीं गिरोगे? गिरोगे। तो तुम्हारा सीट जो है, तुम्हारा बेंच जो है, ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, ठीक है। कोई सरफेस जो है ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है, जिसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब वैसे तो परपेंडिकुलर होता है, तो क्योंकि वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाता है। आपका जो कांटेक्ट है, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। किधर फोर्स लगता है? कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल ये मोबाइल दिख रहा है सबको? अरे वो है ना, अरे ठीक है, कंप्यूटर दिख रहा है, मॉनिटर, ठीक है। तो अब उसका कांटेक्ट जो है टेबल के साथ है कि नहीं है? कैसे है? ऐसे है। तो जो टेबल का कांटेक्ट है ऐसे है, उसके परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गई बात? तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन में है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये होगा कि एक्सटर्नल फोर्स तो लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। समझ में आई बात? ठीक है, लिखें इस चीज को, लिख लेते हैं।
if a body is at rest, if a body is at rest, or moving with uniform velocity, if a body is at rest or moving with uniform velocity, then resultant of all the external force, resultant of all the external force resultant of all the external force on the body is zero. हाँ, on the body, resultant of all the external forces on the body is zero. इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिखो, है ना. इट इज पॉसिबल दैट either no external forces are it is possible that either no external forces are acting on the body, or if at all there are external forces, or if at all there are external forces, if at all there are external forces, their resultant must be zero. Their resultant must be zero. ठीक है. समझ गए? तो हम लोगों ने पढ़ लिया लॉ ऑफ इनर्शिया और सेकंड लॉ. अब हम क्या पढ़ेंगे? थर्ड लॉ. थर्ड लॉ बड़ा सिंपल सा है और थर्ड लॉ बहुत प्यार से ये बोलता है. थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो एक्शन रिएक्शन कौन है? फोर्सेस हैं. एक्शन और रिएक्शन कौन है? फोर्सेस. ठीक है. थर्ड लॉ लिखो. एवरी एक्शन has equal and opposite every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and opposite reaction in terms of forces. है ना? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फोर्सेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे बैठ गया, मेरे पे क्या क्या फोर्स लग रहा है बताओ? एक तो ये अर्थ है, मैं यहां बैठा हूं तो अर्थ नीचे बुला रही है कि भाई तू नीचे क्यों नहीं आ रहा, है ना? तो अर्थ नीचे बुला रही है तो मेरे पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स. और मैं चेयर पे बैठा हूं तो चेयर मेरे ऊपर क्या लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स. दोनों बैलेंस आउट हो गया तो जीरो हो गया. सेकंड लॉ. अब थर्ड लॉ की बात करते हैं. मेरे पे अर्थ फोर्स लगा रहा है किधर की तरफ? नीचे की तरफ. तो मैं भी अर्थ पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ. जितना वो लगा रहा है उतना मैं भी लगा रहा हूं. यस. जितना फोर्स कौन लगा रहा है? अर्थ मेरे पे कि तू नीचे आ, मैं भी उस पे लगा रहा हूं कि तू ऊपर आ. समझ में आ रही बात? फील नहीं होता ना ये चीज फील नहीं होता, बट ये लग रहा है.
समझ में आई बात? वी आर ऑल्सो एक्सर्टिंग फोर्स ऑन अर्थ, इक्वल एंड अपोजिट। इसको छोड़ देंगे ये नीचे गिरेगा, गिरेगा क्योंकि अर्थ नीचे, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो अर्थ इस पे नीचे लगा रहा है, ये भी अर्थ पे ऊपर लगा रहा है कि तू ऊपर आ। हेवी कौन है? हैवी कौन है? इसलिए अर्थ ऊपर नहीं आ पाता और ये नीचे जाता है। समझ में आई बात? ठीक है। सन और अर्थ में कौन हैवी है? कौन घूम रहा होता है? समझ में आई बात? है ना? मून और अर्थ में कौन हैवी है? कौन घूम रहा होता है? समझ में आई बात? तो वी आर ऑल्सो अप्लाइंग इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन अर्थ। हम लोग कम फोर्स अर्थ पे नहीं लगा रहे, हम भी बोल रहे हैं भाई तू ऊपर आ। समझ में आई बात? ठीक है। बट अर्थ के मास के कंपैरिजन में हमारा मास क्या है? बहुत कम, कुछ है ही नहीं। हमारे जैसे 150 करोड़ तो यहीं पे है, बाकी कंट्रीज का छोड़ दो, बिल्डिंग से अलग छोड़ दो, है ना, बाकी चीजें अलग छोड़ दो। समझ में आ रही बात? है ना? तो फिर हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या है अर्थ का? बहुत कम, 0.000000। हमारा क्या है? 9.8। गिर जाओ। ठीक है। अब ये ग्रेविटेशन में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा जिसका नाम ही होगा ग्रेविटेशन, जिसमें हम ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अभी हम फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। समझ में आई बात? तो फिर हम पढ़ेंगे कि हाँ अर्थ कैसे नीचे बुला रहा है, हम कैसे ऊपर जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अभी भी समझ गए, सेम ही है, इक्वल एंड अपोजिट। किसका रिकॉल? हाँ ऑब्वियसली, एग्जाम एकदम एकदम। अभी आते हैं दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा इधर मैं इस पे बैठा हूं, चेयर मेरे पे किधर फोर्स लगा रहा है? नॉर्मल फोर्स ऊपर, तो मैं चेयर पे नीचे लगा रहा हूं, इक्वल एंड अपोजिट। उधार नहीं रखता मैं किसी का। समझ में आई बात? चेयर मेरे पे नॉर्मल लगा रहा है ऊपर, मैं चेयर पे नॉर्मल लगा रहा हूं नीचे, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। मैं थोड़ा और भारी हूं, टूट भी सकता है ना ये। टूटेगा क्यों? क्योंकि मेरा नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा उस पर। हाँ, मेरे मास के हिसाब से नॉर्मल आएगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो टूट भी सकता है, ऐसा टूट सकता है। तो हमें क्या चाहिए? हर फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट दूसरा क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। ठीक है। तो हमने तीन चीजें समझ ली। पहला, वापस से फर्स्ट लॉ रिवाइज करो, लॉ ऑफ इनर्शिया। इधर उधर मत देखो बेटा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। पानी तो पहले इसी बॉटल रखा करो इस पे। ठीक है। अब देखो फर्स्ट लॉ वापस से रिवाइज करते हैं कि ए बॉडी एट रेस्ट, है ना, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, सेम मोशन में रहेगा अनलेस कोई क्या नहीं लगे? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। अब मैं इसको रख देता हूं। ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो ही मेरा क्या चेंज होगा? मोशन चेंज होगा। अभी जीरो है, जीरो से कुछ चेंज होने के लिए क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। तो अभी मैं उठ रहा हूं, अभी मैं यहां पैर था, यहां से उठने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा। फिर मैं यहां कर लेता हूं इसको। अब मैं उठ रहा हूं, उठने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है, हमारी इंटरनल एनर्जी से कुछ होगा नहीं। तो मैं अब उठ रहा हूं। ठीक है। उठ रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? मेरे पैरों पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं? इसको ज्यादा नॉर्मल लगा रहा हूं, तो वो मेरे पे और ज्यादा नॉर्मल लगा रहा है बराबर, तो मैं उठ पा रहा हूं। समझ में आई बात? है ना? मेरा ये जीरो से मोशन कैसे हुआ बताओ? ये मोशन पॉसिबल कैसे हुआ? एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया? एक्सटर्नल फोर्स मसल्स बॉडी का पार्ट है, इंटरनल फोर्स है। कैसा फोर्स है? इंटरनल। ठीक है। अभी मान लो यहां कोई लेटा हुआ है, तुम पैर रखे हुए, ठीक है। अब जैसे तुम खड़ा हो गए वो मर जाएगा मतलब तुम्हारा जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा कि नहीं? समझ में आई बात? ठीक है। तो अभी क्या करोगे? उठते समय यहां पे फोर्स ज्यादा फील होगा। यहां पे फोर्स ज्यादा फील क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारा फोर्स बढ़ा है, इसी वजह से मोशन आया है ना। फिर खड़ा होके रुक जाओगे, स्टेबल हो जाएगा फोर्स। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसे मोशन क्रिएट होगा। फॉर एग्जांपल चल रहे हो, अब मुझे चलना है यहां से, अब मैं रेस्ट में हूं ना, फर्स्ट लॉ। ठीक है। रेस्ट में हूं,
मुझे मोशन चाहिए, क्या चाहिए? मोशन। मोशन कैसे आएगा? एक्सटर्नल फोर्स से आएगा। अब मैंने चलना स्टार्ट किया, ये चला, अब मैं चल पा रहा हूं कि नहीं चल पा रहा हूं? मोशन आ गया कि नहीं आ गया? तो मोशन आने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए था कि नहीं चाहिए था? है ना? एक्सटर्नल फोर्स मुझे कहां से मिल रहा है? ग्राउंड से मिल रहा है ना? ग्राउंड से अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलता तो मैं चल ही नहीं पाता। इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन कि ये सरफेस जो है, ये सरफेस बिल्कुल प्लेन आइस है। इमेजिन कर पा रहे हो? एकदम प्लेन आइस। अब मैं चल रहा हूं, चल ही नहीं पाऊंगा। चल पाऊंगा क्या? नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, अब मैं चल कैसे रहा हूं? मैंने इसको बोला तू पीछे जा, तू पीछे क्यों नहीं जाता? ये बोला कि तू आगे जा, मैं चला गया। तो थर्ड लॉ लगा कि नहीं लगा? इक्वल एंड अपोजिट, है ना? तो ऐसे करके सारे लॉज एक साथ काम करते हैं तो मोशन चेंज हो रहा होता है। ठीक है, तुम खुद से फील करो ना। देखो, अब मैं इसको पीछे भेजूंगा तभी आगे जाऊंगा, है ना? तुम इसको आगे भेज के आगे नहीं जा सकते हो। कहीं ना कहीं तुमको फ्रिक्शन किधर लेके जाएगा? आगे। मैं इसको बोल रहा हूं तू पीछे जा, तो मैं इसको पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये मुझे आगे भेज दे रहा है। मतलब मेरे ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे लग रहा है, पीछे नहीं लग रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, कुछ लोग बचपन से पढ़ते हैं ना कि फ्रिक्शन किधर लगता है? पीछे लगता है। वैसे रटने की जरूरत नहीं है, आगे भी लग सकता है, पीछे भी लग सकता है। ठीक बात है। हम लोगों ने तीनों लॉ समझ लिया, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तुम कोई भी परिस्थिति सोचो, कोई भी कंडीशन सोचो, है ना, और ये लॉ अप्लाई होना ही पड़ेगा। मतलब कोई भी, मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो तुम सोच ही नहीं पाओगे, तो उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। जो सोच पाओगे, जो देख पाओगे, उनकी बात हो रही है। ठीक बात है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये है हमारे न्यूटन के 3 लॉ। अब फर्स्ट लॉ तो समझ में आता है, फर्स्ट लॉ में हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। सेकंड लॉ को हमें और ज्यादा अभी रिसर्च करना पड़ता है। किस पे करना पड़ता है? सेकंड लॉ पे। ठीक है, सेकंड लॉ अभी और ज्यादा हम क्या करेंगे? रिसर्च। अभी यहां तक कुछ छूटा हुआ है तो लिख लो, फिर फटाफट हम सेकंड लॉ पे और ज्यादा आगे हम लोग रिसर्च करते हैं। सेकंड लॉ, अच्छा सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू, हाँ, ऑन अ बॉडी, ठीक है, ऑन अ बॉडी और ऑन अ सिस्टम ऑफ बॉडी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये हमारा एक्चुअल सेकंड लॉ है, एक्चुअल। ठीक है, अब इसको हम और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब समझ जाना, बार बार इसी की बात हो रही है, बार बार एक्सटर्नल और बार बार रिजल्टेंट मैं नहीं लिखने वाला। समझ में आई बात? एक बार लिख दिया ना, आगे भी लिखवा दिया ना, अब बार बार मैं सिर्फ क्या लिख के काम चलाऊंगा? एफ। तुम समझ जाना किसकी बात हो रही है? एक्सटर्नल और रिजल्टेंट की बात हो रही है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू डी पी। पी मतलब मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मास। और क्या होता है? वेलोसिटी। डी एम बी वाई डी टी। हो गया? ठीक है, अब देखो, है ना, अब हमारे पास 2 केसेस बनेंगे। केस 1, हमारे पास केस बनेगा 2। केस 1, इफ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये देखो 2 बार आ जाता है, वो तुम लोग इग्नोर करना। इफ m इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना, अगर मान लो मास जो है, जिस ऑब्जेक्ट की या जिस सिस्टम की बात हो रही है, अगर मास कांस्टेंट है, तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का 0 तब होता है ना जब प्लस में रहे या माइनस में रहे। ये मल्टीप्लाई वाला तो बस ऐसे ही लिख देते हैं, लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं? मल्टीप्लाई वाले को एज इट इज लिख देते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला लिख दोगे तो सिर्फ आपको किसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा? वेलोसिटी का, डीवी बाई dt। समझ में आई बात? और डीवी बाई dt जब आप काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, अभी तो पढ़े नहीं हो, अभी तो वेक्टर पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? वेक्टर। तो डीवी बाई dt एक्सेलरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। बाइक चलाते हो ना, एक्सेलरेट कर, मतलब वेलोसिटी बढ़ा दे। समझ में आई बात? उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। जितना वेलोसिटी में चेंज होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या है? एक्सेलरेशन। ब्रेक लगने पे भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन, है ना। स्पीड बढ़ने पे भी क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन।
ब्रेक लगने को तुम डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो, बट ऐसे हम उसको एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। समझ में आई बात? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है बेटा? F इज इक्वल टू एम ए, जो 9th क्लास से पढ़ रहे हो, अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? F इज इक्वल टू एम ए। लेकिन ये तब है जब मास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मुझे 9th क्लास में मैंने फॉर्मूला पढ़ा F इज इक्वल टू एम ए। अब ये तो पढ़ा नहीं एक्सटर्नल रिजल्टेंट क्या कुछ। ठीक है, फिर मैंने सोचा सर ने बोला हाँ बताओ। सर एक ट्रेन है जिसका मास है कुछ, है ना, क्विंटल पाउंड जो भी है, उसका एक्सेलरेशन 0 है लेकिन वेलोसिटी से जा रहा है यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो क्या फोर्स नहीं लग रहा उस पर? फोर्स नहीं लग रहा तो डीजल नहीं चाहिए क्या? क्यों डीजल चाहिए? क्यों इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो रहा है? समझ में आई बात? है ना? तो मैं भी नहीं समझ पाया। अगर सर ने कुछ बोला होगा तो मुझे याद नहीं है सर ने क्या बोला था। ऐसा भी हो सकता है डांट के चुप कर चुप, ऐसा भी हो सकता है। बट मैं कंफ्यूज हो गया कि मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है, तो गलत पढ़ रहे हैं हम लोग, ऐसा थोड़ी होता है। बट ये F क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट है। फोर्स लग रहा होगा लेकिन क्या हो रहा होगा? कैंसिल हो रहा होगा। समझ में आई बात? वो रेल अर्थ को बोल रही है पीछे जा, अर्थ बोल रही है आगे जा, तो रेल अर्थ को पीछे करने के लिए फोर्स लगा रही है कि नहीं लगा रही? समझ में आई बात? इसी की वजह से उस पर आगे लग रहा है, वो बैलेंस आउट हो रहा है तो आगे जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तुम कांस्टेंट स्पीड से भी गाड़ी चलाओगे, कांस्टेंट स्पीड से, तो पेट्रोल जलेगा ना। तो क्योंकि तुम्हारी गाड़ी जो है वो रोड को पीछे भेज रही है, रोड उसको आगे भेज रहा है, फोर्स तो लग ही रहा है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो जब हम मास को कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? F इज इक्वल टू एम ए। ये F कौन सा F है? ये F एक्सटर्नल है बेटा, और साथ साथ में जितने एक्सटर्नल है उनका रिजल्टेंट है, अकेला नहीं है। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर आएगा। समझ में आ रही बात? अरे बोलो। ठीक है, अच्छा केस 1, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2, इफ मास इज नॉट कांस्टेंट। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरे एक बात बताओ, तुम लोग इतना बात क्यों कर रहे हो बेटा? जब मैं बोल रहा हूं, कुछ पढ़ा रहा हूं, जब तुम लोग को छापने का टाइम आया तो कुछ बात कर लो। जब मैं बोल रहा हूं तो चुप रहो, है ना, डिस्टर्बेंस होता है। ठीक है, खुजली हो रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। चलो, इफ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट लिख के काट दिया, मतलब कांस्टेंट नहीं है। अब मास कांस्टेंट नहीं है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? बोलो बोलो। ये m और v दोनों है ना यहाँ पे, है ना। फोर्स इज इक्वल टू, फिर हमने लिख दिया dp बाई dt। चलो ठीक है, इसको हमने लिख दिया सीधे dmv डिवाइड बाई dt। अब एक बात करो, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन याद है? डिफरेंशिएशन u इंटू वी, दोनों वेरिएबल हैं। दोनों क्या है? वेरिएबल। तो दोनों का डिफरेंशिएशन करना पड़ता था। याद आ रहा है कैसे करते थे हम लोग? एक बार एक को कांस्टेंट रखते थे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, दूसरी बार दूसरे को कांस्टेंट रखते थे, पहले का डिफरेंशिएशन करते थे। याद आया कि भूल गए बेसिक मैथ? इसीलिए तो पढ़ाया था, अदरवाइज क्यों पढ़ाते हैं उसको? F एक्सटर्नल का रिजल्टेंट। समझ में आई बात? है ना। अब F एक्सटर्नल का जो रिजल्टेंट होगा बेटा, वो किसके बराबर होगा? ये m dv बाई dt क्या है? ma। और ये चीज क्या है बोलो? v। और ये क्या है? dm बाई dt। समझ में आ रही बात? है ना। ये करके काम चलेगा। ठीक है ना। हो गया। अब इसको रटना है? नहीं। ये याद है? यस। जब जरूरत होगा 2 लाइन का तो डिफरेंशिएशन, इसको क्यों रटेंगे हम? समझ में आई बात? जहां 2 लाइन में हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा है, 1 लाइन में आंसर, हम क्यों रटेंगे? बट मर्जी है तुम्हारी, रटना है तो रट लो, फिर भूल जाओ। ठीक बात है। रॉकेट को ऊपर जाते हुए देखा है? नहीं देखा? अभी दिखाते हैं, तुम रुको, अभी तुमको दिखाते हैं बेटा। यहां पे पोगो आ रहा है, सब तुम लोगों के लिए आ रहा है।
अभी पोगो देखते हो कि नहीं तुम लोग, बोलो। लो, वाह, बहुत बढ़िया। सुएज, इग्निशन ऑफ मोस्ट पावरफुल रॉकेट। मुझे देखने दो ना, 40 मिलियन वाला देखने दो। कहाँ गया ये? गया नीचे से निकल गया। रुको, कौन सा था? ये था ना। लो, अब ये चला ना। कहाँ गया? अब ये चला गया। अरे इसने तो आसपास पूरा हिला दिया है सब कुछ, तो जल गया। देखो 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 देखो, अभी ऊपर जा रहा है, दिख रहा है? नीचे की तरफ क्या छोड़ रहा है वो? थ्रस्ट छोड़ रहा है, ठीक है ना? वो अर्थ को नीचे पुश कर रहा है कि अर्थ तू नीचे जा। अर्थ गुस्सा हो गई, बोली तू ऊपर जा। समझ में आई बात? तो ऐसे वो ऊपर जा पा रहा है ना? थर्ड लॉ का यूज हो रहा है कि नहीं वहां पे? साथ में सेकंड लॉ का भी यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ में किसका यूज हो रहा है? सेकंड लॉ में इसका यूज हो रहा है। रॉकेट का मास कांस्टेंट नहीं है, उसका जो फ्यूल है वो एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है रॉकेट का। फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा है। समझ में आई बात? फ्यूल कम होगा तो मास कम होगा कि नहीं होगा? मास कम होगा तो dm/dt निगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? dm/dt क्या आएगा? निगेटिव। तो ये चीज निगेटिव है ना? एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट 0 मान लेते हैं, ठीक है? ये चीज क्या है? निगेटिव। तो ये निगेटिव चीज को इधर भेजोगे तो ma इज टू ये पॉजिटिव चीज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगी? उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तुम्हारे पास वेलोसिटी वगैरह जो भी चाहिए आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो रॉकेट लॉन्च कैसे हो रहा है, उसमें सेकंड लॉ और थर्ड लॉ का प्रॉपर क्या हो रहा है बेटा? यूज आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। रॉकेट जब लॉन्च हो रहा है तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स और कुछ नहीं लग रहा है, रिजल्टेंट 0 आ रहा है, तो मास तो घट रहा है ना? क्या डिक्रीज हो रहा है? मास। dm/dt निगेटिव है, ये निगेटिव चीज इधर जाके पॉजिटिव बनेगी ना, ये पॉजिटिव और ये ma, तो यहां से तुम्हारे पास क्या आएगा? एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो जब तक मास कम होता रहेगा रॉकेट का एक्सेलरेशन होते रहेगा। समझ में आई बात? तो ऐसे रॉकेट लॉन्च होता है ना? वहां भी क्या लग रहा होता है? सेकंड लॉ लग रहा होता है, ठीक है? अब लोग बोलते हैं ना, अरे ये सीख लो, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। रॉकेट साइंस देखो कितना इजी है, दिस इज रॉकेट साइंस, है ना? सेकंड लॉ, कौन सा लॉ? सेकंड लॉ। समझ में आई बात? हाँ, dm/dt क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा, ठीक है? ठीक है, समझ में आया कुछ? और सुनो, जैसे ये एग्जाम्पल बोल रही थी, मुझे बताना मिस हो गया। थर्ड लॉ में तुम लोग गन चलाते हो? हाँ, कहाँ चला लिए तुम लोग? अच्छा वो PS5, कौन सा? कहाँ चलाया है? अच्छा वो वाला, दुर्गा पूजा वाला। अरे उससे तो गुब्बारे नहीं फूटते यार। अच्छा तो अच्छा, गन जो हैवी गन होता है ना, उसको चलाओ, है ना? ऐसे करके ढाई से पीछे की तरफ आता है। किधर आता है? पीछे की तरफ आता है। पीछे की तरफ क्यों आता है? उसमें बुलेट्स होता है, बुलेट को तुम आगे भेज रहे हो कि बुलेट तू आगे जा, तो बुलेट गन को पीछे भेजता है, गन तू पीछे जा। समझ में आई बात? समझ में आया? बुलेट को तुम कहां भेजते हो? आगे। बहुत तेज वेलोसिटी से भेजते हो कि नहीं भेजते हो? बुलेट को ऐसे चला के मारा जाए तो कोई मरेगा नहीं, तो वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा। तो वेलोसिटी तेज है जाने की, मोमेंटम तेज है, तो उतने ही मोमेंटम से किसको फेंकता है वो? गन को। और गन का मास हैवी है तो वेलोसिटी क्या होता है? थोड़ा कम होता है, ठीक है? लेकिन तुम कैजुअली पकड़े हो, ढीले हाथ से पकड़े हो, तो तुम्हारा जबड़ा बड़ा टूट जाएगा, छाती वाती टूट जाएगा। हाँ, होता है, पूरा पूरा उसका ट्रेनिंग होता है, टूट जाएगा। बहुत तेज पकड़ के रखना होता है, धक 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 ऐसे।
है ना, हाँ ऐसे पकड़ना होता है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है यार, भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ट्रक जा रहा है, ट्रक में चावल रखा हुआ है, चावल गिरते जा रहा है, ट्रक का एक्सेलरेशन बताओ, है ना। चावल गिरते जाएगा तो मास कम होते जाएगा, है ना, सही बात है। ट्रक का इंजन बंद हो गया, ठीक है, तो बताओ फिर कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे। सो मेनी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। आई बात समझ में, कॉन्सेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल भी। तो न्यूमेरिकल तो हम करेंगे ही करेंगे, अभी कॉन्सेप्चुअली समझो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत लोगों में नहीं होती, फिर उनसे न्यूमेरिकल होता ही नहीं है, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा, ऐसे ही होगा, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, कभी हुआ कभी नहीं हुआ, फिर उनसे नहीं हुआ। ठीक है, उनको लगता है कुछ तो पढ़ा है बट नहीं पढ़ा है आता तो है ये टॉपिक बट नहीं आता है। ठीक है, तो वैसे जब तक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी फिजिक्स में नहीं है तब तक कुछ है नहीं। ठीक बात है, समझ में आ गया, बस हो गया, पूरा फिजिक्स खत्म हो गया। बिल्कुल, वो उसको तुम बुलेट को बहुत तेज वेलोसिटी से भेजती हो, तो बुलेट का वेलोसिटी बहुत तेज है ना, एमवी बहुत तेज है, तो बहुत तेज फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स तो पीछे लगेगा ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ थोड़ी कुछ होने वाला है, ये थोड़ी ईरान और इराक है, इजराइल है, नहीं है। ठीक है, लिख लिया इसको, लिख लो, लिख लो, अब लिख लो, फिर बातें तुम्हारी खत्म नहीं हो रही, लिखो। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग फोर्सेस पढ़ेंगे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्सेस, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स, टेंशन, हाँ वाह, हाँ ये लोग बहुत बात कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। अच्छा लंबे लंबे इसलिए, अच्छा कितना कॉम्प्लान पिया था तुम लोगों ने बॉर्नविटा, कितने डब्बे खत्म किए कॉम्प्लान जो है, अब कॉम्प्लान का तुम, अच्छा एक काम बताओ, तुम लोग बड़े हो गए, अभी तुम लोग, तुम्हारी लाइफ चॉइसेस किस पे डिपेंड करती हैं। अभी थोड़ा फिजिक्स की बातें तो हो गई, थोड़ा उधर की बातें करते हैं, उस साइड वाले क्लासरूम की बातें। तुम्हारी लाइफ की चॉइसेस किस पे डिपेंड करती हैं, पेरेंट्स पे, और वो जो बोलते हैं वही, ठीक है ना। तुम लोग कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पीते हो, नहीं, अच्छा ठीक है, पीते हो, ठीक है, कौन सा कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कौन सा, फ्रूटी, क्यों पीते हो फ्रूटी, है कैसे बचपन से पता चला कि फ्रूटी पियेंगे तो मजा आएगा, कहीं तो एडवर्टीजमेंट देखा ना, है ना, बचपन से देखा कि हाँ आलिया भट्ट आके फ्रूटी बेच रही है ना, धोनी आके स्प्राइट बेच रहा है, अब धोनी क्रिकेट देख रहे हैं तो स्प्राइट पीना शुरू, फिर बाद में क्या बोलते हैं कि स्प्राइट इज माई चॉइस। तेरा चॉइस कब से हो गया, वो तो धोनी पी रहा था, तुमने, उसने पिलाया तुमको, है ना। पुराने मूवीज देख लो, 90s 70s के 80s के, ठीक है। अभी तुम लोग वैसे फेज में, बड़ा वल्नरेबल फेज में हो, ठीक है, क्ले स्टेट में हो। क्ले स्टेट समझते हो, जब एक मिट्टी का ऐसे घड़ा बन रहा होता है ना, उसको ऐसे कर दो पिचक जाएगा, है ना, ऐसे कर दो बन जाएगा, वैसे स्टेज में हो। तो उस टाइम पे जो मूवीज बनती थी, मूवीज बनी, हीरो का ब्रेकअप हुआ, अमिताभ बच्चन का, दारू पीने चल दिए, तो बाकी जनरेशन को क्या लगा कि ब्रेकअप होने पे क्या करना है, दारू पीना है। तो हमारी लाइफ चॉइसेस किस पे डिपेंड कर रही, हमारी लाइफ चॉइसेस हमारी है नहीं, हमें बताया जा रहा है ये करना है। समझ में आई बात। जो भी मास मीडिया, जो भी चीजें हम कंज्यूम करते हैं, अब ठीक है बॉर्नविटा के बारे में बातें हो रही थी तो मैं इसलिए बोला कॉम्प्लान या बॉर्नविटा, कि आज से आप जो भी चीज खाओ पियो, आप कॉन्शियस होके खाओ पियो। बहुत लोग, सारे लोग बायोलॉजी पढ़ते हो ना, आप लोग में न्यूट्रिशन पढ़ते हो ना, है ना। बी मोर कॉन्शियस कि व्हाट यू आर कंज्यूमिंग, है ना। वट एवर द सेलिब्रिटीज आर इंडोर्सिंग, है ना, देमसेल्फ आर नॉट कंज्यूमिंग दैट, ठीक है। अमिताभ बच्चन कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे, उनको पेट का इतना भयंकर बीमारी हुआ तब से छोड़ दिया, 20 साल 25 साल हो गए,
ठीक है, तो देमसेल्व्स आर ऑल्सो नॉट कंज्यूमिंग। तो वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग, जस्ट कंज्यूमिंग का मतलब खाना पीना नहीं होता, वॉट एवर, कपड़ा खरीदना भी कंजम्पशन है ना, हाँ, बैग्स खरीदना भी कंजम्पशन है, ठीक है। आप लोग डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी, बहुत पैसे कमाओगी, कमाना अच्छी बात है, कमाना ही है, बट उसमें भी फैंटेसी होगा, लुई लितों का बैग खरीदते हैं, क्यों क्यों खरीदते हैं? तुम गरीब होगी पैसे देके, लुई लितों वाला अमीर होगा। बैग तो बैग ही है, बैग का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैग? स्टोरेज, है ना, तो ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, अच्छा लगने के लिए थोड़ी 2 लाख रुपए देंगे यार, है ना, उसका एक प्राइस है ना कि क्या मटेरियल हो रहा है, समझ में आ रही बात? तो योर लाइफ चॉइसेस शुड बी टोटली डोमिनेटेड बाय यू, कि तुम क्या कर रहे हो उस पर लाइफ चॉइस डोमिनेट होना चाहिए, किसी और चीज पे नहीं। आगे से लाइफ चॉइसेस, है ना, अभी सोचते हो ना बड़े हो के मालदीव्स जाना है, नहीं सोचते हो, क्यों जाना है? क्योंकि सारे सेलिब्रिटीज वही जा रहे हैं, वही जाके इन्फ्लुएंसर फोटो भी डाल रहे हैं, मतलब जा रहे थे 1-2 साल पहले, जब तक मोदी जी ने बोला मत जाओ, है ना। सब लोगों को स्विट्जरलैंड जाना है ना, एफिल टावर जाना है ना, किसने बोला? करण जौहर ने बोला है डीडीएलजे में, वही जाओ, अदरवाइज क्यों जाना है वहां पे, है ना। उन लोगों ने मूवी शूट करके बोलते मेघालय आओ, सब मेघालय आते, नहीं, मतलब लाइफ चॉइसेस कैसे तुमको कंसीडर करना है, दैट शुड बी टोटली बेस्ड ऑन योर कंसिडरेशन। अब ये नहीं कि अब मन बन गया है तो घूम ही आते हैं, है ना, ठीक है। इफ यू आर वेल्दी इनफ कि तुमको फर्क नहीं पड़ रहा है तो दिन को, अगर तुम 2 करोड़ कमा रहे हो तो 2 लाख की बैग रख लो एक बार, चलो ठीक है, क्या करोगे फिर, रख लो। बट ये नहीं कि 2 लाख की सैलरी है, 1 महीने की सैलरी बचा के ये बैग लिया है, बेवकूफ हो तुम फिर। ईएमआई पे आईफोन खरीदा है, महीने के 4000 ईएमआई जा रही है, बेवकूफ हो तुम फिर। तो ये सब काम नहीं करना है लाइफ में, है ना। अभी 15-16 ईयर्स के एज में हम आगे क्या लाइफ डिसीजन लेंगे, है ना, वो इन सब चीजों पे मैटर करता है। तो लाइफ डिसीजन अपना बहुत अच्छे से लेना, ठीक है। जो चीजें टीवी पे दिखा, जो इन्फ्लुएंसर हैं वो एक्चुअली मिस इन्फॉर्मर है, सेलिब्रिटीज भी मिस इन्फॉर्मर, सब लोग तुमको मिस इन्फॉर्म करना है, तुम लोग उनके लिए मार्केट हो, क्या हो? मार्केट, अपना घर भरने का मार्केट हो तुम लोग, मतलब हम लोग भी, मैं भी हूं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो करना क्या है? नॉर्मल रहना है, जो तुमको दिखे कि हाँ ठीक है, जो फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ कर रही हैं, है ना, फाइनेंशियली स्टेबल होने की पहले कोशिश करना लाइफ में, कि यू आर फाइनेंशियली सिक्योर, फाइनेंशियली स्टेबल, है ना। फाइनेंशियल लिटरेसी, बाद में 11th खत्म होगा तो मैं फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ा दूंगा, समझ में आई बात, ठीक है। हाँ, कि फाइनेंशियली क्या, ये थोड़ी कहीं पढ़ाया जाता है, नहीं पढ़ाया जाता है, ये कुछ लोग सीखते हैं 40 साल में, कुछ लोग 40 में भी नहीं सीख पाते हैं, हमेशा वो गरीबी में ही जीते रह जाते हैं, जबकि बहुत मेहनत करते हैं, है ना। इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द अर्ली एज, अगर अभी तुम लोग महीने के 5000 रुपये, वैसे तो कमाओगे नहीं अभी, 10 साल बाद, 6-7 साल बाद ही कमा पाओगे, है ना। अगर अभी से तुम लोग महीने के 5000 रुपीज जमा करने लग जाओ, ठीक है, और उसको अच्छे जगह से इन्वेस्ट करने लगो, म्यूचुअल फंड वगैरह में। अभी एज कितना है? 16, 45 ईयर्स आते आते तुम्हारे पास 5 करोड़ हो जाएंगे। हाँ, अब क्या करोगे उसके बाद? 45 ईयर में रिटायर हो जाओ, फिर खरीदो ली तो घूमो इधर उधर। 5000 पर मंथ, ठीक है। अगर तुम 1000 रुपीज भी वेस्ट करते हो ना, तो एटलीस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग दैट 1000। वो 1000 रुपीज जो आज इन्वेस्ट करोगे, 25 साल उसकी वैल्यू 1 लाख होगी, समझ में आई बात, है ना। तो अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं ये बोल रहा हूं कि जब अर्निंग स्टार्ट करना, डोंट पुट अननेसेसरी प्रेशर ऑन योरसेल्फ, कि नहीं मुझे 1000 रुपये पॉकेट खर्च के मिलते हैं, अब मैं बाहर कुछ नहीं खाऊंगा, मन कर रहा है तब भी नहीं खाऊंगा, अपने आप को डिप्राइव करके रखूंगा, बट 1000 रुपये इन्वेस्ट करने सर ने बोले हैं। सर ने ऐसा नहीं बोला, सर ने बोला कि आगे जो भी चॉइसेस लेनी है आपको इन फ्यूचर, और लाइफ में जितना लेट करोगे उतना वल्नरेबल होते जाओगे। क्या होते जाओगे? वल्नरेबल, समझ में आई बात। तो अर्ली अगर आप अपनी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कम कर लेते हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी अचीव कर लेते हो,
तो लाइफ और ज़्यादा क्या हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो, हम लोग फोर्सेस की बात कर रहे थे, ये लोग क्या ठुक ठुक करते रहेंगे क्या? मैं पूछ के आता हूँ, कब तक ठुक ठुक करेंगे ये लोग? ये लोग अभी ठोकते रहेंगे। सुनो, अब मैं समझा देता हूं। फोर्सेस हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हो गया नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल को नॉर्मल क्यों बोलते हैं? क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन में लगता है, खत्म बात। एक हो गया फ्रिक्शन, है ना। एक हो गया टेंशन फोर्स, टेंशन, दिमाग वाला टेंशन नहीं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, रस्सी पकड़ के लटक जाओ अरे ऐसे नहीं, ऐसे लटक जाओ, ऐसे ऐसे नहीं लटकना है ना। पेड़ में रस्सी बांधा, ऐसे लटके हुए हैं, तो वो रस्सी में क्या है? टेंशन फोर्स है। क्या है? टेंशन। ऐसे नहीं लटकना है, रस्सी पकड़ के लटक जाओ। देखो ये देखो, हाँ हाँ ये है। इसको मैं देखो, ये देखो, अभी इसको मैं जैसे खींचूंगा, इसमें फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। इसमें जो फोर्स आएगा उसको क्या बोलेंगे? टेंशन फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अगर ये मान लो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल कर देता हूँ उस टेबल के, और यहाँ एक रस्सी लगा देता हूँ, इसको खींच के ला सकते हैं कि नहीं? तो रस्सी में क्या लगेगा? टेंशन आएगा, फोर्स। हाँ, टग ऑफ वार होता है तो क्या क्या फोर्स होता है? टेंशन फोर्स होता है। ठीक है, डन, समझ गए? तो ये सारे फोर्सेस हम एक एक करके लिख भी लेते हैं। आज ऑनलाइन स्टूडेंट्स नहीं दिख रहा, पहला लिखो, टाइप ऑफ फोर्सेस लगा दो। टाइप ऑफ फोर्सेस मत लगाओ, क्योंकि टाइप ऑफ फोर्सेस एक अलग चीज है, वो भी हम 11th क्लास में ही पढ़ेंगे। वो सिर्फ 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं, वो छोड़ दो। इसको लिख दो, है ना, काइंड ऑफ फोर्स नहीं, सम डे टू डे फोर्सेस लिख दो, ऐसे सम डे टू डे फोर्सेस लिख दो, सम डे टू डे फोर्सेस। अब इसमें जो पहला फोर्स होगा उसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ। किसकी वजह से? अर्थ की वजह से। कई बार इसको हम ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेविटी। ये अर्थ है, अर्थ। अर्थ, मान लो अर्थ के ऊपर कुछ बॉल रखा हुआ है, तो अर्थ इस बॉल पे किधर फोर्स लगा रही है? अंदर, है ना। तो इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? फोर्स ऑन, नहीं तो सेम कलर हो जा रहा है, चेंज द कलर। फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ। समझ में आई बात? फोर्स ऑन बॉल बाय अर्थ। बाय अर्थ बाद में आएगा, ठीक है। वेक्टर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब ये बॉल भी तो अर्थ पे लगाएगी ना, इक्वल एंड अपोजिट। उसको क्या बोलोगे? फोर्स ऑन अर्थ बाय बॉल। ठीक है, दोनों फोर्स क्या होंगे? इक्वल एंड अपोजिट, है ना। और मान अभी तो एक एक फोर्स ही लग रहा है इन पे, बाकी भूल जाओ क्या लग रहा है। F इज इक्वल टू एम, है ना। ठीक है, अर्थ का मास कितना होगा? बहुत ज्यादा, तो अर्थ का एक्सेलरेशन क्या आएगा? बहुत कम आएगा कि नहीं आएगा? जो एक्सेलरेशन आएगा किसका आएगा? बॉल का ही आएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, जिसमें क्या हो जाएगा? ग्रेविटी। अगर हवा में कोई चीज है उसको ड्रॉप करो तो एक्सेलरेशन की वजह से नीचे जाएगी कि नहीं जाएगी, है ना। तो कई बार हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो पता है कितना होता है?
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 8 के अंदर एक डॉट चला गया है, वो डॉट लिखना नहीं है, ठीक है। हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको 10 भी ले लेते हैं कभी कभी। क्या ले लेते हैं? 10, ठीक है। तो एग्जाम में कभी 9.8 देगा, 10 देगा, वो एग्जाम में देगा तो उस हिसाब से हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक बात है, लिख लीजिए। दैट इज आवर वन ऑफ द फोर्सेस। हाँ जी, ज्वाइन ड्राइंग, हाँ करिए, बिल्कुल करिए। अर्थ अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाता है, अपने सेंटर की तरफ, हाँ है ना। फोर्स कहां लगेगा? अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगा, क्योंकि गड्ढा खोदते जाओगे तब भी तो गिरोगे। कहां तक गिरोगे? सेंटर तक गिरोगे। समझ में आई बात? अगर आपने वेक्टर बेसिक मैथ अच्छे से कर लिया, बस वेक्टर गलत नहीं होना चाहिए, बेसिक मैथ गलत नहीं होना चाहिए। दिमाग में जब वर्ड जाए वेलोसिटी और स्पीड, दिमाग अलग तरीके से उसको महसूस करे, सेम तरीके से महसूस नहीं करे, है ना। वेलोसिटी एंड स्पीड। खुश बहुत है आज तुम लोग। और लिवाइस क्या कर रहे हो बेटा? अच्छा, ड्राइंग के लिए क्या स्कूल थोड़ी चल रहा है? ऐसे खींच दो, हैं? अरे बोल दो, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो। यू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नहीं, उधर पढ़ोगे तो ये पढ़ाऊंगा मैं। फंडामेंटल राइट्स। मैं बोलो, हैं? क्या क्या पढ़ा सकता हूं बताओ? क्या क्या पढ़ा सकता हूं बताओ? नहीं नहीं, ये तो सब्जेक्ट बता रहे हो ना, मैं क्या क्या पढ़ा सकता हूं? देखो इसने कुछ बोला, क्या बोला बेटा? देखो उधर उधर होता है जनरल साइंस, क्या होता है वो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है। अभी आके तुमको सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा, वही उनके एग्जाम में आया था अभी प्रीलिम्स में, ठीक है ना। एक चीज तो वो हो गया, बेसिक फोर्सेज और बाकी चीजें। और क्या पढ़ाता हूं? और बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस बताया ना, बताऊंगा तुम लोग कैसे मैनेज करना है, ठीक है। एथिक्स, एथिक्स भी सब्जेक्ट है ना। एथिक्स में मेरे यूपीएससी में 4 बार 100+ मार्क्स आए, मतलब 100+ इज कंसिडर्ड वेरी गुड मार्क्स, जितनी बार मैंने यूपीएससी का पेपर दिया है। फर्स्ट हो गया, सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस ड्यू टू अर्थ के बाद सेकंड फोर्स क्या आएगा बताओ? सेकंड फोर्स फ्रिक्शन लिख सकते हो, ठीक है। फ्रिक्शन से पहले नॉर्मल लिख लो, नॉर्मल फोर्स। एक्ट्स, हाँ, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस के किधर लगता है? ये परपेंडिकुलर। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सरफेस है, सरफेस के ऊपर हमने क्या रख दिया? ब्लॉक। तो सरफेस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगा रहा है? ऊपर। और ब्लॉक सरफेस पे नॉर्मल किधर लगा रहा है? नीचे। समझ में आई बात? बस, इक्वल एंड अपोजिट। ये एक सरफेस है बेटा, है ना, सरफेस है, और सरफेस पे आपने क्या रखा है? एक ब्लॉक। तो ब्लॉक पे ऊपर नॉर्मल लगेगा, ब्लॉक नीचे नॉर्मल लगाएगा, ठीक है। ये बस मैं दिखाने के लिए अलग अलग बना रहा हूं, लगेगा दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट ही,
मैं आपको फोटो में दिखाने के लिए कि अलग अलग दिखे, अलग अलग बना रहा हूं। वो ऐसे ये लगेगा तो ऐसे ये लगेगा, समझ में आई बात? हर पॉइंट पे ही लग रहा हो ना बेसिकली, हर पॉइंट पे ऊपर, हर पॉइंट पे नीचे, ऐसे जहां जहां क्या है कांटेक्ट है। कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं? कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन भी क्या है, किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स। ये भी किसका एग्जांपल है? कांटेक्ट फोर्स। लाइफ में कांटेक्ट फोर्स का होना बहुत जरूरी है, जॉब लगाने के लिए, बिजनेस में अच्छा करने के लिए। नहीं नहीं, अगर तुम आईआईटी में जाओगे तो क्या है? कांटेक्ट है। वहां पे कंपनीज क्यों आएंगी? क्योंकि आईआईटी है, आईआईटी एक कांटेक्ट है। समझ में आई बात? तुम ही रहो, तुम्हारा कॉलेज चेंज हो जाए तो कंपनी तुमको नहीं लेके जाएंगी। मतलब बहुत बड़ी कंपनीज की अगर बात कर रहे हैं हम, समझ में आई बात? कॉन्टैक्ट फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल फोर्स के बाद बताओ क्या होगा बेटा? फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन में क्या होगा? बोलो बोलो, फ्रिक्शन में क्या होगा? फ्रिक्शन को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी फ्रिक्शन को भी आप क्या समझ सकते हो? फ्रिक्शन मान लो कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है, ठीक है, ऐसे मोशन में है, ब्लॉक ऐसे मोशन में है ना। तो ब्लॉक आगे घसीट के तुम ले जा रहे हो, तो ब्लॉक पे फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे लग रहा होगा। घसीट के ले जा रहे हो, तो ऐसे इसको मैं घसीट के ले जाऊं, है ना। तो आइस होता तो इजिली ले जाऊंगा, है ना। ये नहीं जाने देगा, बोलेगा रुक, कहाँ जा रहा है, वो रोक के रखेगा, ऐसे 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 जाने देगा। ये हम फ्रिक्शन, अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद अलग से चैप्टर ही है पूरा फ्रिक्शन, है ना, अलग से पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस लिख लो, ठीक है। हाँ, सरफेस की इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन बोल सकते हैं कि सरफेस क्या होगा? इरेगुलर होगा। आइस क्या इरेगुलर नहीं होगा, वहां पे फ्रिक्शन कम आएगा। हाँ जी, मोस्ट फ्रिक्शन नहीं, देखो कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? कांटेक्ट पे, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्शन अलग अलग चीजों पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इसने बोला कि सरफेस की इरेगुलरिटी पर डिपेंड करता है। आपने ग्लास स्लैब देखा है? ग्लास स्लैब बिल्कुल प्लेन होता है ना, इरेगुलर नहीं होता है ना। उस ग्लास स्लैब के ऊपर दूसरा ग्लास स्लैब रख दो, अब खींचो, नहीं खिंचाएगा। समझ में आई बात? उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो खाली सरफेस की इरेगुलरिटी पर डिपेंड नहीं करता है, एक्चुअली वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इसीलिए अभी वो सब छोड़ दो, इसलिए मैंने बोला टाइप ऑफ फोर्सेस हम लोग नहीं पढ़ रहे, हम बस लल्लूपन जो चीज पढ़ रहे हैं, है ना। बस बेसिक जितना पढ़ रहे हैं उतने तक रहो। फिजिक्स का एंडलेस स्कोप है, क्योंकि जहां जितना तक पढ़ाना है उतना तक पढ़ाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लो। हाँ ना, ठीक है, वो गलत नहीं सीखा था, दैट वाज नॉट रॉन्ग। टेंशन 9th की चीजें याद है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छी, ज्यादा अच्छी बात है। तो बड़ी बात और अच्छी बात, याद है वो बड़ी बात है, नहीं याद है वो अच्छी बात है, क्योंकि सही गलत सब भूल चुके हो। अब जो पढ़ोगे वही याद रहेगा, है ना। तुम्हारे गराज में एक छोटी सी गाड़ी पार्क है, उसका गराज खाली है, जो पढ़ाऊंगा जाके पार्क हो जाएगा, नहीं? ठीक है, ठीक है। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स देखो देखो देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये दो ब्लॉक्स है, दो ब्लॉक को तुम इधर को इसको खींच के ले जा रहे हो F फोर्स से, है ना। अब इस पूरे वायर में क्या जनरेट होगा? बोलो, टेंशन फोर्स जनरेट होगा। पूरे वायर में क्या जनरेट होगा? टेंशन फोर्स, ठीक है। हर पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ले लिया हमने ए। अब ए पॉइंट को तुम देखो, सिर्फ ए पॉइंट के बारे में सोचो, डोंट थिंक अबाउट एनी अदर पॉइंट अदर देन ए, ठीक है। ये ए पॉइंट को ये वाला चीज बोल रहा है भाई तू आगे चल, ठीक है। ए पॉइंट को पीछे वाला पॉइंट बोल रहा है कि नहीं नहीं तू इधर रुक जा थोड़ा। समझ में आई बात? ये ए पॉइंट को इधर वाला जस्ट उसके बगल वाला पॉइंट उसको आगे खींचना चाहता है, चल आगे। उसके जस्ट पीछे वाला पॉइंट बोल रहा है थोड़ा धीरे धीरे चल, रुक के चल। तो टेंशन एक्चुअली दोनों साइड लग रहा है। समझ में आई बात? कहां लग रहा है? दोनों साइड टेंशन लग रहा है। किसी भी कोई भी पॉइंट हम ले लेंगे ना, हर पॉइंट पे क्या लग रहा है बेटा? टेंशन फोर्स लग रहा है, दोनों साइड लग रहा है, ठीक है।
अगर जस्ट हम ब्लॉक के बाद वाला पॉइंट लेते हैं तो उस पर टेंशन किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। जस्ट इस ब्लॉक के बाद वाला पॉइंट लेते हैं तो उस पर टेंशन कितना लग रहा है, इधर लग रहा है। नहीं, तो ब्लॉक के ऊपर टेंशन इधर लग रहा है, ब्लॉक के ऊपर, समझ में ही बात। हाँ, अब वो पॉइंट पे ब्लॉक इधर लगा रहा होगा तभी तो वो खींच के जा रहा है, अदरवाइज कैसे जाता। ठीक बात है ना। तो टेंशन भी क्या लग रहा है, हर पॉइंट पे इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल एंड अपोजिट तब बोल, हाँ बोलो। हाँ, टेंशन होते जाता है उसमें, है ना। तुम जो फोर्स लगा रहे हो उसमें टेंशन बढ़ते जा रहा है, ज्यादा टेंशन में टूट जाता है बेचारा। ठीक है, इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं रखना चाहिए लाइफ में। ठीक है, ठीक है, नहीं तो आदमी टूट जाता है। लिख लो टेंशन फोर्स। अब चलते ही हैं, 5 मिनट रुक जाओ। सभी चलते हैं, अकेले क्यों जाओगे। ठीक है, और भी फोर्सेस हो सकते हैं, टाइम टाइम पे रिवील किया जाएगा, बट इतना हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के लिए फिलहाल काफी है ना। उसका उसमें टेंशन नहीं होता है। रोप में क्या होगा, टेंशन होगा। उसमें वो ज्यादा टेंशन बियर कर सकता है, ये बोलना चाहते हो कुछ, है ना। ठीक है, चले फिर, आज का टेंशन खत्म हुआ। ठीक है, हाँ जी, डाउट पूछ लीजिए, बोलिए। सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन। अच्छा, इसमें अभी नहीं, आज वाला बोल रही हो, हाँ। तो यही तो है, यही तो आपको समझाया है। आप लोग शांत रहना बेटा, एक सेकंड इधर देखो। यही तो सेकंड लॉ बोलता है ना। सेकंड लॉ बोलता ही तो यही है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म, या पहला ही लॉ, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो फोर्सेज लग रहे होंगे, लेकिन सबका रिजल्टेंट जीरो आएगा। वेलोसिटी का मतलब अभी 5 है तो 5 है, समझ में आई बात, है ना। 5 से ही चल रहा है सब कुछ। आइस मानो ना कि एकदम बिल्कुल प्लेन आइस सरफेस है, तुमने किसी को थोड़ा सा धक्का दे दिया, वो फिसलते ही जाएगा, फिसलते ही जाएगा, फिसलते ही जाएगा, जब तक कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स उसको रोक नहीं ले। आई बात समझ में। नॉर्मल रोड पे हम, अच्छा हम इस चीज को फील क्यों नहीं करते, क्योंकि हम तो नॉर्मली इस पर चलते रहते हैं। हमने तो यही देखा है कि साइकिल का पेडल लगाएंगे तो चलेगा, गाड़ी में तेल डालेंगे तो चलेगा, तो हमें वो चीज फील नहीं होता है, बट इसको फील करने की जरूरत है। आइस सोचो ना, आइस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है भी तो mg नीचे है, नॉर्मल ऊपर है, वो कैंसिल हो जा रहा है, इधर इस डायरेक्शन में नहीं है। समझ में आई बात। इसमें किसी को अगर धक्का दे दो चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। ठीक है, ठीक, ठीक बात है।
है।